हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, हमारी ये जो प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 और 23 के बारे में। तो उसमें यूनिट 10 हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट 10 में जो इससे पहले हमने देखा था, एक लेक्चर हो चुका है भारतीय निर्वाचन आयोग। आज हम देखने वाले हैं हमारा राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में अगर मैं बात करूं तो 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था, आपको याद होगा पंचायत का। और 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में ही, जो नगर पालिका से रिलेटेड है। तो इसी से संबंधित, क्योंकि जो राज्य निर्वाचन आयोग है ना, वो पंचायत और नगर पालिका के चुनाव ही मेनली कराता है। तो 73वां संविधान संशोधन याद रखिएगा 1992 में पंचायत से संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर पालिका से संबंधित है। अगर हम देखें कि क्या राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक है, तो बिल्कुल संवैधानिक है, क्योंकि ये हमारे कहां पर दिया गया है, संविधान में दिया गया है। संविधान में बच्चा पार्टी कहां दिया गया है, तो संविधान में भाग 9 में दिया गया है। अच्छा, तो कितने भाग होते हैं? 15 भाग होते हैं, उसमें से भाग 9 में दिया हुआ है। अच्छा, आर्टिकल कौन से में दिया हुआ है? तो आर्टिकल 243 के में दिया हुआ है। याद रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत जितनी भी चीजें हैं वो सब मिलेंगी आपको। तो पार्ट 9 में एग्जैक्टली कहां पर है? पार्ट 9 में ए में, आर्टिकल 243ZA। ठीक है, तो ये दोनों अनुच्छेद संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं। एक हो गया, मैंने आपको बताया, भाग 9 में 243 के, और भाग 9A में आर्टिकल 243ZA। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें, तो 243 के में भी 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसमें जैसे हम 1 देखते हैं, तो सबसे पहले तो ये बोला गया कि राज्य निर्वाचन आयोग में सिर्फ एक ही सदस्य होगा, और जो नियुक्त करेगा आपका गवर्नर। ठीक है, फिर उसके बाद सेवा शर्तें लगा दी गई। तो 243 के 1 के बाद जो 2 आया, उसमें सेवा शर्तें हैं कि राज्यपाल सेवा शर्तें निर्धारित करता है, और इनके वेतन में कटौती नहीं होती है। जो अपने निर्वाचन आयोग होते हैं ना, उनके आयुक्त, उनके वेतन में कटौती नहीं होती। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अलाभकारी परिवर्तन, मतलब उनके वेतन में कटौती नहीं कर सकते। अच्छा, हर एक स्टेट राज्य निर्वाचन आयोग के जो कानून है ना, वो अपने हिसाब से उनकी जो सेवा शर्तें हैं वो अपने हिसाब से अवधि, जैसे कहीं पर 3 साल के लिए इलेक्शन कमीशन बैठता है, कहीं पर 4 साल के लिए, कहीं पर 6 साल के लिए, तो अलग अलग डिसाइड कर सकते हैं अलग अलग स्टेट में। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इनको हटाने की प्रक्रिया कहां पर दी गई है? तो 243 के 2 में ही इनको हटाने की प्रक्रिया भी दी गई है, जहां पर राज्यपाल ने डिसाइड करता है। अच्छा, तो कैसे हटाते हैं? तो जैसे हम हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हटाते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए हटा नहीं रहे हैं, इनको रेजिग्नेशन देना है, तो रेजिग्नेशन किसको देंगे? त्यागपत्र किसको देंगे? तो भैया ये त्यागपत्र देते हैं अपने राज्यपाल को। 243 के 3 में अगर हम देखें, तो राज्यपाल ही राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए जो कर्मचारियों की जरूरत होती है ना, कि कर्मचारी चाहिए, तो कहां से आएंगे? तो गवर्नर प्रोवाइड कराता है, भैया हम देंगे आपको कर्मचारी। ये कहां पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 243 के 3 में लिखा हुआ है। 243 के 4 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य में जो विधानमंडल के अंतर्गत जो पंचायत के चुनाव होते हैं ना, उनके लिए जो भी रूल रेगुलेशन बनाना है वो ये बना सकते हैं। उसके अलावा 243O में क्या दिया गया है? तो देखो, परिसीमन एक शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया गया। मैं आपको बता देता हूं परिसीमन का मतलब क्या होता है। परिसीमन का मतलब होता है कि किसी स्टेट सॉरी किसी शहर में कौन कौन सा एरिया कहां कहां पर आएगा। ठीक है, सपोज मान लीजिए ये एक विधानसभा है, तो विधानसभा में ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये कहां कहां तक का कौन कौन सा एरिया आएगा, एक चीज। और दूसरा, आरक्षण की बात भी इसी में की जाती है कि ये एससी सीट आरक्षित है, ये एसटी आरक्षित है, ये ओबीसी है, ये महिला है, इस टाइप से। तो परिसीमन बेसिकली किसके लिए होता है? सीमाओं का निर्धारण है, एक विधानसभा में, एक लोकसभा में, उस प्रकार से। तो राज्य निर्वाचन आयोग चूंकि विधानसभा और नगर पालिका और पंचायत में परिसीमन का काम करता है। परिसीमन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब 243O में एक विशेष चीज है कि क्या अगर मान लीजिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कोई भी बोला कि भैया ये एरिया आज से भोपाल में नहीं आएगा, इंदौर में आएगा, सपोज अगर ऐसा बोल दिया, ठीक है, तो क्या आप इसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं? तो देखो, जनरली तो नहीं दे सकते हैं। 243O में लिखा हुआ है कि भैया इनके संबंध में बताया गया किसी कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें आप चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग के पावर क्या होते हैं और इनके काम क्या है, तो मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता दूं। नॉर्मल है कि जैसे पंचायत और नगर पालिका के लिए चुनाव करवाना है, मैंने आपको बता दिया। अब चुनाव करवाना है तो वोटर लिस्ट भी बनवाना इनका काम है। उसके बाद कि भैया पूरा चुनाव अच्छे से हो, तो उसका निर्वाचन का संचालन, तो उधर आपको सुपरविजन भी करना है, डायरेक्शन भी करना है, कंट्रोल भी करना है, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो सब देखना है। राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे अनुरोध करे कि भैया जैसे अपने मतलब जैसे होता है ना कि
उन्होंने बोला राज्य निर्वाचन आयोग ने कि हमें 50 कर्मचारी चाहिए चुनाव कराने के लिए। तो भैया कौन देगा? वो राज्यपाल देगा। ठीक है, तो राज्यपाल द्वारा आवश्यक कर्मचारी इनको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये राज्यपाल को बोलते हैं, अनुरोध करते हैं कि हमें अधिक कर्मचारी दो। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव की जो डेट है वो भी यही डिक्लेयर करते हैं। नामांकन पत्रों का परीक्षण, नामांकन पत्र जो इलेक्शन में खड़े होते हैं ना कैंडिडेट, वो अपना नामांकन भरते हैं, तो उसको चेक करना भी इन्हीं का काम है। चुनाव चिन्ह भी इनको देना इन्हीं का काम है। मतदान केंद्र में अगर लूट होती है, हिंसा होती है, तो उस टाइम पर अगर मान लीजिए ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें चुनाव रद्द करना है, तो रद्द करने का अधिकार इनके पास। अगर हम बात करें, ये तो हम बात कर रहे थे राज्य निर्वाचन आयोग की। अब हम बात करते हैं, चूंकि हम मध्य प्रदेश की पीएससी दे रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में क्या क्या। तो भैया मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग बना कब था? तो 1 फरवरी 1994 को बना था, और इस टाइम पर इसके जो पहले आयुक्त हुआ करते थे वो एनबी लोहानी साहब थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। अच्छा, अभी कौन है? तो अभी आपसे नॉर्मली बोल देते हैं बीपी सिंह, उनका पूरा नाम है बसंत प्रताप सिंह, जो कि 1/1/2019 से अभी तक बने हुए हैं। सचिव भी पूछे जाते हैं। अभी जो सचिव है वो दुर्ग विजय सिंह है, जो कि 2020 से बने हुए हैं, लेकिन पहले सचिव प्रकाश चंद्र हुआ करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमारा जो 1 फरवरी 1994 को बना है, पहले आयुक्त थे लोहानी साहब, अभी है बसंत प्रताप सिंह। कौन है ये? आयुक्त हैं। लेकिन सचिव के बारे में बात करें तो पहले हुआ करते थे हमारे प्रकाश चंद्र, फर्स्ट थे, और अभी सचिव हमारे हैं दुर्ग विजय सिंह। अच्छा, महिला सचिव रही हैं, बिल्कुल रही हैं, विजया श्रीवास्तव, लेकिन महिला आयुक्त अभी तक मध्य प्रदेश में नहीं बनी, याद रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग ने क्या किया? एक चुनावी ऐप बनाया था। इनका ध्येय वाक्य क्या है? हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, इनका ध्येय वाक्य है। मध्य प्रदेश में अब तक कोई भी महिला, मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी तक चुनाव आयुक्त नहीं बनी। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो चुनाव में सुधार हुए हैं ना उनके बारे में, तो हम देख लेते हैं कुछ कमेटीज के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करते हैं, क्योंकि 1962 है। तो देखो, के संथानम कमेटी बनी थी। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि के संथानम कमेटी किससे संबंधित है? तो आप बोलेंगे निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा कब शुरुआत हुई थी? तो आप बोलेंगे 1962 में। आपसे पूछा जाएगा इन्होंने क्या किया था? तो सबसे पहले इन्होंने बोला था कि देखो, जो भी वोट देने आएगा ना उसका कुछ एलिजिबिलिटी डिसाइड करो कि भैया यही लोग वोट देंगे। तो भैया उन्होंने डिसाइड कर दिया कि निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ न्यूनतम अर्हता की व्यवस्था हो। ठीक है, क्या हो वो अब बाद में देखेंगे, बस होना चाहिए कि हाँ भैया 18 साल से बाद के, या जो भी पहले के, या महिला दें या पुरुष दें, जो भी एलिजिबिलिटी है, कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा उन्होंने बोला एक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसमें मतदाता की योग्यता, ठीक है, और ये तो है ही, मतदाता की योग्यता जैसे 18+ होना चाहिए। मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, मैंने आपको परिसीमन बता दिया है कि क्या होता है। संसद और राज्य विधायिका में कैसे कैसे स्थान उनको आवंटित करना है। ठीक है, ये फलानी संसद है, ये ढिमकी संसद है, ये विधानसभा है, तो ऐसे। तो ये के संथानम कमेटी ने बताया था 1962 में, बहुत पुरानी बात है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि 1962 के बाद एक बनी तारकुंडे कमेटी 1974-75 में। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? देखो, इन्होंने बोला था ना के संथानम ने कि यार कुछ तो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो तारकुंडे ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं, वयस्क मताधिकार 25 से घटाकर 18 कर दो। उस टाइम 25 डिसाइड हो गया होगा, तब उन्होंने बोला 25 से घटाकर 18 कर दो। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया कब 25 से 18 किया गया? तो आप बोलेंगे 1974-75 में, तो तारकुंडे कमेटी बनी थी उसने किया गया। अच्छा, उन्होंने पूछा कि और क्या क्या करना है अपने को चेंजेस, तो उन्होंने बोला जो चुनाव में खड़ा होगा ना बंदा, उससे हम कुछ एक फिक्स डिपॉजिट भरवा लेंगे। ठीक है, कि अगर वो मान लीजिए एक फिक्स मत नहीं मिलते हैं उसको, 1/6 भाग अगर उसको नहीं मिलता है ना, जितने भी वोट डाले जाते हैं, तो फिर उसकी जो जमानत है वो जब्त हो जाती है। तो कुछ उससे राशि, चुनावी प्रत्याशी जो होता है उससे एक निश्चित नामांकन राशि जमा कराती है, तारकुंडे कमेटी बताती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के चुनाव का जो व्यय का लेखा जोखा है वो रखेंगे और फिर चुनाव आयोग को बताएंगे। उसके बाद आती है हमारी दिनेश गोस्वामी समिति, 1990 में आई थी। इन्होंने बोला ईवीएम का प्रयोग किया जाए। इन्होंने बोला कि भैया एक वोटर आईडी, उसमें फोटो लगी होनी चाहिए। इन्होंने बोला केंद्र और राज्य स्तर पर जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका पद खाली होने की दशा में किसी भी कंडीशन में 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद इंद्रजीत गुप्ता समिति आई 1998 में। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो भी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है ना, वो खर्चा कौन उठाएगा? वो बोल रहे हैं सरकार द्वारा वहन किया जाए। ठीक है, सरकार खर्चा उठाएगी। उसके बाद उन्होंने बोला कि 10,000 से ज्यादा चंदे की राशि ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से ही दी जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है इलेक्शन में। ठीक है, तो उन्होंने बोला या तो चेक लगेगा या ड्राफ्ट लगेगा, इससे अगर कोई भी चंदा ले रहा है तो इसी से ले सकता है।
ठीक है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ईवीएम तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का फुल फॉर्म है। 1982 में केरल में सबसे पहले पारोर विधानसभा में इसका एक टेस्ट किया गया था, इसको यूज किया गया था 1982 केरल पारोर विधानसभा। फिर 2004 में लोकसभा चुनाव में तो यूज किया ही गया है। फिर ये अगर हम बात करें ईवीएम बनाया किसने है, तो दो कंपनियों ने मिलकर बनाया है। एक है आपका BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एक है आपका ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद का है और BEL बेंगलुरु का है। अगर हम बात करें वीवीपैट, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। वीवीपैट क्या होता है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। मतलब क्या होता है कि वो पर्ची निकलती है ना साथ में, कि आपने जैसे मान लीजिए वहां पर गए और आपने कमल का बटन दबा दिया, तो कमल के बटन दबाने के बाद पर्ची क्या कमल की ही निकली, इसका मतलब है कंफर्म हो गया कि भैया हमने कमल का ही बटन दबाया, कमल को ही वोट गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल इसका फुल फॉर्म है। 2013 में नॉक्सेन कहां पर, नागालैंड विधानसभा में इसका इस्तेमाल किया गया था। ये पूछे जाते हैं प्रभु ये क्वेश्चन, याद रखो, अच्छे से सुनो। उसके बाद 2019 में लोकसभा में इसका अच्छे से इस्तेमाल हुआ। फिर 2017 में गोवा में पूर्ण रूप से इसका इस्तेमाल किया गया था, गोवा विधानसभा चुनाव में। ठीक है, अगर हम बात करें आचार संहिता के बारे में, तो आचार संहिता बेसिकली कब पहली बार आई थी, तो सबसे पहली बार 1960 में आई थी केरला में। ठीक है, चुनाव की तारीख से समाप्त, मतलब जब तक बिल्कुल रिजल्ट नहीं आ जाता ना तब तक आचार संहिता लगी रहती है। चुनाव की तारीख जिस दिन ऐलान होती है उसी दिन से लग जाती है। निष्पक्ष चुनाव के लिए बेसिकली ये आचार संहिता बनाई गई थी। 1962 से ये लोकसभा में भी लागू की गई और बेहतर क्रियान्वयन के लिए हमने जो ये आचार संहिता का जो नियम है ना वो बनाया है। ठीक है, अच्छा 1962 के संथानम कमेटी याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पर एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज और है, मैं आपको बता देता हूं कि 1989 में जो बूथ पर कब्जा होता था ना, बहुत ज्यादा बूथ पर, उन्होंने कहा वहां का बूथ कब्जा कर लिया, यहाँ का बूथ कब्जा कर लिया, तो बूथ पर कब्जा होने वाले चुनाव को स्थगित या रद्द करने का प्रावधान किया गया। जहां भी तुम कब्जा करोगे वो चुनाव ही रद्द, लो कर लो कब्जा। ठीक है, अच्छा अगर हम भारत के पूरे चुनाव सुधार को एक अध्ययन की दृष्टि से 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये कैसे कैसे होंगे, तो ये याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। एक हुआ 1996 के पहले, एक हुआ 1996 के चुनाव का सुधार, फिर हुआ 1996 के बाद चुनाव सुधार, और एक हुआ 2010। तो अब आपसे पूछा जाता है कि भैया ये बताओ भारतीय चुनाव के जो सुधार हैं उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कड़ी किस वर्ष की है, तो आपको देखो 1996 आ रहा है ना, 1996 के पहले के चुनाव सुधार, 1996 का चुनाव सुधार, 1996 के बाद के चुनाव सुधार और 2010 के बाद के चुनाव सुधार। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिएगा अगर हमने ये अध्ययन की दृष्टि से अगर इसको हमें डिवाइड करना है तो। अब चूंकि हमारी रिवीजन क्लास है तो फटाफट से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में पंचायत, तो 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 नगर पालिका। ये कहां पर दिया गया आपका राज्य निर्वाचन आयोग, तो भैया पार्ट 9 में हमारे संविधान के 243 के और पार्ट 9A में 243 ZA में दिया गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें इसको डिटेल में तो 243 के में एक ही सदस्य होता है, राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्यपाल जो नियुक्त करता है ना आयुक्त, उसमें कोई अलाभकारी बर्तन उसका वेतन आप नहीं काट सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक राज्य अपने हिसाब से सेवा शर्तें डिसाइड कर सकता है, वहां का राज्यपाल कोई दिक्कत नहीं है। हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल हाई कोर्ट के जज के जैसी ही होती है, लेकिन अगर वो रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो गवर्नर को दे सकते हैं। 243K3 में क्या बोला गया है कि राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए कर्मचारियों की जरूरत होती है तो उपलब्ध कराता है। परिसीमन का काम भी 243O में किया जाएगा और इसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में आप दे भी सकते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, तो भैया एक तो वोटर लिस्ट तैयार करते हैं, पंचायत के चुनाव नगर पालिका के चुनाव करवाते हैं, उसका फिर चुनाव अच्छे से कराना है ना, पूरा अधीक्षण निदेशन नियंत्रण सब कुछ करना है। उसके बाद कर्मचारी उपलब्ध कराना भी इनका काम है। पंचायत और नगर पालिका संबंधी चुनाव की तिथियों का घोषणा करना, चुनाव चिन्ह देना, नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, मतदान केंद्र अगर कहीं पर लूट जाते हैं, हिंसा होती है तो उसको रद्द कर देना। ठीक है, 1 फरवरी 1994 को हमारा मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग बना था। पहले आयुक्त हमारे साहब लोहानी साहब थे, अभी बसंत प्रताप सिंह है, 2019 से अभी तक बने हुए हैं। पहले सचिव हैं प्रकाश चंद्र और वर्तमान सचिव हमारे दुर्ग विजय सिंह है। ठीक है, 2020 से। पहली महिला सचिव हमारी विजया श्रीवास्तव है, लेकिन अभी तक कोई महिला आयुक्त हमारे पास नहीं हुई है। मध्य प्रदेश ने एक ऐप भी बनाया है, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने अपना एक ऐप बनाया हुआ है और इनका जो ध्येय वाक्य है वो है हर वोट कीमती और हर निकाय महत्वपूर्ण। अगर हम समितियों के बारे में बात करें तो के संथानम कमेटी बनी थी 1962 में, उसके बाद बनी तारकुंडे कमेटी 1974-75 में। तारकुंडे बहुत महत्वपूर्ण है इन्होंने, क्योंकि 25 साल जो वोटर की एक एज थी उसको 18 कर दिया था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है,
उसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी 1990 में, और ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर किसी भी कंडीशन में सपोज मान लीजिए विधायक मर गया या सांसद मर गया तो वहां की सीट खाली हो गई तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। इन्होंने ही बोला था ईवीएम का यूज भी होना चाहिए, सब 1990 में बोला गया। उसके बाद इंद्रजीत गुप्ता समिति मैंने आपको बताया 1998 में आई थी, और इन्होंने बोला था कि जो हमारे लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है उसका पूरा खर्चा सरकार को उठाना चाहिए, और 10,000 से ज्यादा का चंदा अगर है तो ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से देना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ फैक्ट्स के बारे में तो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सबसे पहले यूज हुई 1982 पारोर विधानसभा केरला में, 2004 में लोकसभा में सबसे पहले यूज हुई। उसके बाद दो कंपनियों ने मिलकर बनाई है, बीईएल बेंगलोर ने और ईसीआईएल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद में। ठीक है, वीवीपैट के बारे में अगर हम बात करें तो वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल इसका पूरा फुल फॉर्म होगा, और 2013 नॉक्सन नागालैंड विधानसभा में इसका इस्तेमाल किया गया। फिर 2019 में लोकसभा में अच्छे से इस्तेमाल किया गया। फिर 2017 में गोवा में पूर्ण रूप से इसका इस्तेमाल हमने किया। ठीक है, अगर हम आचार संहिता के बारे में बात करें तो हमने चुनाव प्रक्रिया को सुधारने के लिए जो उधर दिक्कतें होती थी उसको अच्छा करने के लिए हमने किया है। सबसे पहले केरला में यूज हुई 1960 में, फिर 1962 से लोकसभा में आज तक होती आ रही है। ठीक है, हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था भारत के चुनाव सुधार को अच्छे से अध्ययन की दृष्टि से पढ़ने के लिए। तो 1996 के पहले, 1996 के चुनाव सुधार, 1996 के बाद के चुनाव सुधार और 2010 से अब तक के चुनाव सुधार। उसके बाद 1989 में बूथ पर कब्जा होने पर चुनाव स्थगित करने का नियम भी बनाया गया था। ठीक है, चलिए सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप के वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलते रहें, और जो कि मिलेंगे ही, तो आप फटाफट से खूब सारे लाइक कीजिएगा, खूब सारे कमेंट कीजिएगा, खूब ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट होता रहूं। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।